बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के बारे में। IS 456-2000 के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या है, कॉलम एंड कंडीशन जो है कि वन एंड फिक्स्ड है और अदर एंड जो है कि वो हिंज्ड है। तो अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम देखनी है तो रिक्वायर्ड इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, जिसका आंसर होगा वन एंड फिक्स्ड अनदर एंड इज हिंज। मतलब कंडीशन ऐसी कुछ बन रही है, वन एंड फिक्स अनदर इज हिंज्ड। तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी उसकी क्या होगी 0.8 L। तो अब सारी कंडीशंस चेक करते हैं। केस नंबर 1, एंड कंडीशन इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड। तो इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी वो होगी 0.5 L एंड रिकमेंडेड वैल्यू जो होगी उसकी वो होगी 0.65 L। इसमें क्या है, हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन बोथ एंड, दोनों एंड। नेक्स्ट बात करता है दूसरी जो कंडीशन आती है एंड कंडीशन, उसमें क्या होता है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड एंड रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। तो इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी वो होगी 0.70 और जो रिकमेंडेड वैल्यू होगी वो होगी 0.8L। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रेस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, नॉट रेस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी 1 और रिकमेंडेड वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट कंडीशंस आती हैं इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एट द अदर रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। इसकी वैल्यू आएगी थ्योरेटिकल 1, रिकमेंडेड वैल्यू 1.2 आएगी। इनके सबके डायग्राम बना के अलग से इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड एट अदर एंड पार्शियली रेस्ट्रेंट। इनके सबके मैं डायग्राम बना के बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब बात करते हैं मिनिमम एसेंट्रिसिटी ना RCC कॉलम के लिए। सो प्रॉब्लम क्या है, कॉलम साइज़ के लिए साइज़ दे रखी है 400 x 400, अनसपोर्टेड जो लेंथ दे रखी है 5 मीटर, दैट मीन्स 5000 mm। तो क्या निकालनी है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L/500 प्लस B/30 होती हैं, ठीक है। तो ऑल कॉलम सेल बी डिज़ाइन फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी, जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है ई मिनिमम बराबर जो यहाँ लिख दिया मैंने, मिनिमम एसेंट्रिस शुड नॉट बी लेस देन 20 mm। जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी वो 20 mm से कम नहीं होनी चाहिए। फॉर बाईएक्सियल लोडिंग इंश्योर एसेंट्रिसिटी एक्सीड मिनिमम अबाउट 1 एक्सिस एट ए टाइम। तो अब पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 500 प्लस 400 डिवाइड बाई 30
ये आंसर आएगा इसका। सो ये जो दे रखी है अनसपोर्टेड लेंथ ये 5000 दे रखी है और कॉलम की जो साइज़ दे रखी है वो 400 mm दे रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर फैक्टर ऑफ M15 कंक्रीट इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। कंक्रीट की ग्रेड क्या दे रखी है M15 का रेशो 1, 2 और 4 दे रखा है। तो स्टील ग्रेड कितनी दे रखी है 250 दे रखी है। क्या मांग रहा है मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर। मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर का क्या होता है फॉर्मूला MR बराबर 1/2 सिग्मा CVC इंटू KC इंटू J। ये मोमेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है अपन को सिग्मा ST बराबर दे रखा है 140 न्यूटन होता है mm² और सिग्मा जो CVC होता है वो 5 न्यूटन पर mm² होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है इसमें न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैसे निकालेंगे XC = M इंटू सिग्मा CVC डिवाइड बाई M इंटू सिग्मा CVC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, तो XC बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर ये 19 कहाँ से आ गया इस जगह पर। हाँ, तो क्योंकि हो सकता है M15 के लिए 19 हो तो 19 इंटू 5 डिवाइड बाई 19 इंटू 5 प्लस 140। ये XC बराबर आ जाएगा 0.40। लेबर आर्म कैसे निकालते हैं J बराबर 1 - XC/3। तो ये हो जाएगा 1 - 0.43 तो J बराबर हो जाएगा 0.867। अब निकालना है मोमेंट रेजिस्टेंस MR बराबर 1/2 इंटू सिग्मा CVC कितना दे रखा है 5 इंटू KC की वैल्यू कितनी दे रखी है ये दे रखी है KC है XC 0.40 एंड J दे रखा है 0.867। कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 0.86 और 5। बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ डबली रिइंफोर्समेंट बीम IS 456-2000 के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्या है एरिया ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट। डिज़ाइन ऑफ डबली रिइंफोर्समेंट बीम के अंदर रिक्वायरमेंट है एरिया ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट ASC निकालना है। MU जो होता है अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है डबल रिइंफोर्समेंट सेक्शन होता है। MU लिमिट जो होता है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। FSC जो होता है स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील होती है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट। तो बीम का बिहेवियर देख लेते हैं। डबली रिइंफोर्समेंट सेक्शन डिवाइडेड इनटू सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम दैट कैरी MU लिमिट और एडिशनल रिइंफोर्समेंट कैरिंग दैट मीन्स MU माइनस MU लिमिट। इंटरनल फोर्स की बात करते हैं कंप्रेशन और टेंशन में। कंप्रेशन में जो होता है C1 + C2 होता है। टेंशन में जो होता है T1 + T2 होता है। तो कंप्रेशन फोर्स निकालते हैं। कंप्रेशन फोर्स कैसे निकलता है इसमें C1 बराबर होता है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU और जो C2 जो निकलता है कंप्रेशन फोर्स में वो होता है FSC इंटू ASC माइनस 0.446 FCK इंटू ASC। टेंशन फोर्स की बात करें तो T1 बराबर होता है 0.87 FY AST1 और T2 बराबर जो होता है वो होता है 0.87 FY AST2। ठीक है, तो यह जो याद नहीं है तुमको ये है C2 = FSC इंटू ASC माइनस 0.0446 FCK इंटू ASC। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालना है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU D माइनस 0.42 XU से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा डबली रिइंफोर्समेंट का प्लस FSC इंटू ASC D माइनस D डैश माइनस 0.446 FCK ASC D माइनस D डैश
लिमिटिंग मोमेंट की बात करें, MU लिमिटिंग के बारे में, तो ये हो जाएगा 0.36 FCK इंटू B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU माइनस 0.446 FCK ASC D माइनस D डैश। एडिशनल मोमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, FSC इंटू ASC D माइनस D डैश। और जो ASC का रिक्वायर्ड फॉर्मूला ASC बराबर हो जाएगा MU माइनस MU लिमिट डिवाइड बाई FSC D माइनस D डैश। नेक्स्ट आता है सेफ लोड ऑफ रिइंफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम। जो कॉलम का जो साइज़ दे रखा है वो 200 mm इंटू 200 mm दे रखा है। स्टील रिइंफोर्समेंट की बात करें कि 4 स्टील बार्स, टोटल जो स्टील एरिया होता है ASC वो होता है 1200 mm स्क्वायर। जो इसकी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट होती है वो सिग्मा C बराबर जो होती है 5 न्यूटन mm स्क्वायर। सो मॉडुलर रेशियो कितना हो जाएगा इसका मॉडुलर रेशियो हो जाएगा ES बराबर 15 EC। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेस इन स्टील की बात करें तो सिग्मा S बराबर 15 इंटू सिग्मा C हो जाएगा। ठीक है, एंड सिग्मा S बराबर होता है 15 इंटू 5, तो ये बराबर आ जाएगा 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेप लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है P बराबर सिग्मा C इंटू AC प्लस सिग्मा F इंटू ASC होता है। ठीक है, सेप लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर सिग्मा C इंटू AC प्लस सिग्मा S इंटू ASC। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट, सेप लोड रिइंफोर्समेंट कॉलम की बात चल रही। टोटल लोड दे रखा है, स्टील एरिया दे रखा है, कंक्रीट एरिया निकालना है AC कैसे निकालना है, 200 इंटू 200 माइनस 1200। तो लोड कैलकुलेशन करना है, तो P बराबर सिग्मा C कितना दे रखा है 5, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट 5 इंटू 200 इंटू 200 माइनस 1200 प्लस 75 इंटू 1200 होता है, जिसका जो लोड वो होता है वो P बराबर आता है 284 इंटू 10⁻³ न्यूटन। P बराबर 284 किलो न्यूटन होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है रेशियो ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स टू द फेलियर कॉजिंग फोर्सेस। बात करते हैं डिज़ाइन मीनिंग की बात, हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिज़ाइन बिकम मोर कंजर्वेटिव, इकोनॉमी डिक्रीजेस। तो क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में इसकी डेफिनेशन होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेशियो ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स टू द फेलियर कॉज फोर्स। तो उसकी डिज़ाइन मीनिंग्स क्या होता है, हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिज़ाइन बिकम मोर कंजर्वेटिव एंड इकोनॉमी डिक्रीजेस। सो लोअर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब रिस्क फैक्टर इंक्रीजेस। तो गिवन कंडीशंस जो देखिए, मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द लोड जो देता है डेल P बराबर 25% ऑफ P होता है। ठीक है, दूसरा आता है मैक्सिमम डेविएशन इन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो डेल्टा E बराबर आता है 25% ऑफ E। मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंडीशन की बात करें तो लोड इंक्रीजेज बाई 25%, तो ये हो जाएगा P प्लस डेल्टा P। और रेजिस्टेंस डिक्रीजेज बाई 25%, वो आ जाता है E माइनस डेल्टा E होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी फार्मूला। तो F बराबर क्या होता है, P प्लस डेल्टा P डिवाइड बाई E माइनस डेल्टा E होता है। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू जो होती हैं वो डेल P बराबर होता है 0.25 P
डेल्टा ई जो बराबर होता है वो होता है 0.25 ई। कैलकुलेशन की बात करते हैं तो एफ बराबर जो होता है वो होता है पी प्लस 0.25 पी डिवाइड बाई ई माइनस 0.25 ई। एफ बराबर जो होता है 1.25 पी डिवाइड बाई 0.75 ई। सो एफ बराबर हो जाएगा 1.25 डिवाइड बाई 0.75 और ये एफ़ की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है एफ इज इक्वल्स टू 1.67। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में। डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? रिजल्ट्स ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कॉन्क्रीट सरफेस एंड रेनफोर्समेंट स्टील। सो फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? पहला आता है टाइप ऑफ कॉन्क्रीट, दूसरा आता है टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट दैट इज यूज्ड। टाइप ऑफ कॉन्क्रीट, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट यूज। अब बात करते हैं बिहेवियर विद रेनफोर्समेंट टाइप। प्लेन राउंडेड स्टील बार बॉन्ड स्ट्रेस इज लोअर। HYST स्टील बार बॉन्ड स्ट्रेस इज हायर। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर? फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? कौन कौन से फैक्टर होते हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट दैट इज यूज। बिहेवियर विद रेनफोर्समेंट टाइप्स की बात करते हैं तो पहला जो होता है प्लेन राउंडेड स्टील बार जो होता है वो बॉन्ड स्ट्रेस लोअर होती है, बट HYST बार जो होता है बॉन्ड स्ट्रेस हाई होती है। ये कॉजेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्टील और कॉन्क्रीट, एडेसिव, फ्रिक्शन और मैकेनिकल। तो बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यूज़ की बात करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यूज़ कितनी होती है प्लेन बार एंड टेंशन के लिए? तो जो M20 होता है, M20 के लिए होती है 1.2 न्यूटन पर mm²। ठीक है, और जो M25 के लिए होती है कितनी? 1.4 न्यूटन पर mm²। M30 के लिए जो होती है 1.5 न्यूटन पर mm² होती है। M जो 35 होता है उसके लिए होती है 1.7 न्यूटन mm²। ठीक है, और जो M40 होता है या उससे अबव होता है उसके लिए होती है 1.9। ठीक है, +2 +5, यहाँ ओनली +1 है, बाकी ये 1.2 है, 1.4, 1.5 अगेन +2, 1.7 अगेन +2। ठीक है, ये चीज़ होती है नोट फॉर डिफॉर्म्ड बार कन्फर्मिंग to IS code 1786 increase bond stress by 60%, for bar and compression increase bond stress by 25%। so calculation of M20 grade bond stress होती है जो प्लेन बार के लिए 1.2 होती है। डिफॉर्म्ड बार ऐड हो जाएगा तो 1.2 इंटू 1.6 हो जाएगा, जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा बोथ साइड होगा 1.92 डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोनॉमिकल स्टील परसेंटेज इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट जो दे रखा है C बराबर 40 दे रखा है। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है वो 40/100 दे रखा है। मॉड्यूलर रेशो दे रखा है वो 18 दे रखा है। इकोनॉमिकल स्टील परसेंटेज इन सिंगली रेनफोर्समेंट के बारे में बात की है, तो अब बात करते हैं मूवमेंट एरिया इक्विलिब्रियम के लिए फॉर सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। तो B + XC² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू MAST D - XC होता है। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम एरिया। XC जो होता है क्रिटिकल डेप्थ या इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है। मॉड्यूलर रेशियो, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। रिलेक्शन XC बराबर KT होता है। जो न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल्स टू MC डिवाइड बाई MC + T।
इंटू डी होता है। तो एम सीधे रखा 18, सीधे रखा 50 डिवाइड बाई 18 इंटू 50, ये टी दे रखा है इंटू डी दे रखा है। एक्स सी बराबर हो जाएगा 0.39। मोमेंट इक्वेशन में इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स सी को, तो बी कितना दे रखा है, बी नहीं दे रखा, ये प्लस नहीं है इंटू है, बी इंटू एक्स डी कितना दे रखा है 0.39 का 39 डी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एम कितना दे रखा है 18 ए एस टी डी माइनस 0.39 डी। पूछा क्या है इसमें, इकोनॉमिकल स्टील परसेंटेज इन सिंगल रेनफोर्समेंट बीम। तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ स्टील बराबर पी टी इज इक्वल्स टू ए एस टी बाई बी डी, इकोनॉमिकल वजन परसेंटेज ऑफ 0.69696। रैंक एंड ग्रासहोफ थ्योरी के बारे में, टू बेस स्लैब लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन, लॉन्ग स्पान एल वाई, शॉर्ट स्पान एल एक्स, लोड ऑन स्लैब डिवाइडेड इनटू डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई, लोड ऑन स्ट्रिप एक्स, लोड ऑन स्ट्रिप पैरेलल टू द एक्स एंड पैरेलल टू द वाई। एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी की बात करते हैं तो अप्लाइड टू स्लैब नॉन कंटिन्यूस ऑन ऑल फोर एज नॉट सपोर्टेड बाय द सपोर्टिंग बॉल और बीम्स। बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं तो टोटल लोड डब्ल्यू इज डिवाइडेड टू फॉर्म में लाइक डब्ल्यू एक्स and wy, load on strip parallel to the lx, what is lx, that is short span। ठीक है, बात करते हैं कंडीशन यूज, डिफ्लेक्शन एट ए सेंट्रल पॉइंट ओ मस्ट बी सेम फॉर द बोथ स्ट्रिप्स। तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होगी, 5/384 इंटू डब्ल्यू वाई एल वाई का 4 डिवाइड बाई ई आई, ठीक है। और दूसरा 5/384 इंटू डब्लू एक्स एल एक्स 4 डिवाइड बाई ई आई। इसको रीअरेंजिंग करने के बाद में क्या हो जाएगा, डब्लू एक्स माइनस डब्लू वाई बराबर एल वाई बाई एल एक्स पावर 4। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या हो जाएगा, डब्लू एक्स बाई डब्लू वाई एंड एल वाई डिवाइड बाई एल एक्स पावर 4। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में। मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ M25 कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी का फॉर्मूला ये होता है, सो EC जो होता है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट होता है, FC को जो होता है ग्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट होता है। लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस की बात करें तो ई थीटा बराबर होता है EC बाई 1 प्लस थीटा। दूसरा था पैरामीटर थीटा था, एक कोफिशिएंट होता है। ये कैसे होता है, FC के बराबर जो दे रखा हो उसमें इसमें 25 दे रखा हो, तो EC इज इक्वल्स टू होता है 5000 इंटू अंडर रूट 25, ठीक है। तो ये आ जाता है 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस है, कौन सा, ये वाला ई थीटा इज इक्वल्स टू EC प्लस 1 थीटा। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल टेंशन रेनफोर्समेंट इन डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में। डबली रेनफोर्समेंट बीम क्या है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के अंदर जो ASC होता है वो होता है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन साइट
टेंशन रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो AST एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन टेंशन साइड होता है। टोटल टेंशन स्टील क्या होती है, टोटल टेंशन स्टील होती है AST इज इक्वल्स टू AST1 प्लस AST2 होता है। टेंशन स्टील कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जो AST1 जो होता है वो होता है स्टील रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। AST1 बराबर MU लिमिट डिवाइड बाई 0.87 FY/XU होता है। जो AST2 जो होता है, AST2 क्या होता है, ये होता है M माइनस MU लिमिट डिवाइड बाई 0.87 FY/D माइनस DC। अब बात करते हैं कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की। ASC बराबर जो होता है वो होता है M माइनस MU लिमिट डिवाइड बाई FSC माइनस FCC इंटू D माइनस DC होता है। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, ये टेंसाइल एडिशन टेंशनल रेनफोर्समेंट की बात है, ये स्टील की बैलेंस सेक्शन की रिक्वायर्ड है, ये एडिशन टेंशन रिक्वायरमेंट है, रेनफोर्समेंट है। और जो ये है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के बारे में। जो एम है ये बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड है। XU है जो डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। MU लिमिट है वो बैलेंसिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। जो FSC है वो कंप्रेशन स्ट्रेस इन स्टील रेनफोर्समेंट है। FCC जो है कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट है। और जो रिलेशन बराबर FCC क्या होता है, FCC बराबर होता है 0.45 FC क्या होता है। इनका सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में क्या निकलता है, वो निकलता है फ्रॉम इक्वेशन 3 की तरह। ये आता है M माइनस MU लिमिट डिवाइड बाई D माइनस DC इज इक्वल्स टू ASC FSC माइनस FCC। जो फाइनल एक्सप्रेशन इसकी निकल के आती है किसमें, एडिशनल टेंशन रेनफोर्समेंट के अंदर, वो आती है AST2 इज इक्वल्स टू ASC FSC माइनस FCC डिवाइड बाई 0.87 FI होती है। नेक्स्ट बात करते हैं वेट ऑफ स्टील बार पर मीटर लेंथ में। क्या वेट ऑफ स्टील बार पर मीटर लेंथ, प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट वेट इन किलोग्राम पर मीटर लेंथ। जो बार का डायमीटर दे रखा है वो 25 दे रखा है, स्पेसिंग जो दे रखी है 250 दे रखी है सेंटर टू सेंटर, लेंथ जो कंसीडर है वो 1 मीटर दे रखी है। तो नंबर ऑफ बार इन 1 मीटर लेंथ में क्या हो जाएगा, N बराबर 1000 डिवाइड बाई 250 स्पेसिंग, तो नंबर ऑफ बार 4 आ जाएंगे। अब मटेरियल प्रॉपर्टी जो है यूनिट वेट ऑफ स्टील क्या है 7850। तो अब निकालना है वेट फार्मूला। वेट फार्मूला क्या होता है, N इंटू 5/4 इंटू D स्क्वायर इंटू रो। तो N बराबर कितना 4, 5/4, डायमीटर कितना है 25 mm में ना, मीटर में बदलेगा इसको तो कितनी हो जाएगी 0.0, स्क्वायर कर देगा इंटू 7850। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के जो आ जाएगा 15.43 किलोग्राम ND और रो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्या, N इंटू 5/4 इंटू D स्क्वायर इंटू डेंसिटी। कंसेप्चुअली नंबर ऑफ बार्स शुड बी N+1 होता है, बट SSC JEE सिविल क्वेश्चन ऑप्शन में कैलकुलेशन बार डन यूजिंग by N/4 थी।
किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट इन सर्कुलर स्लैब। प्रॉब्लम क्या है? लोड W एक्टिंग ऑन द सर्कुलर स्लैब रेडियस ऑफ R। तो सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट क्या होता है? सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट होता है m थीटा W/16 इंटू R स्क्वायर 3 प्लस म्यू माइनस R स्क्वायर 1 प्लस 3 म्यू होता है। ठीक है, क्या होता है? सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट m थीटा बराबर W/16 इंटू R स्क्वायर 3 प्लस म्यू R स्क्वायर 1 प्लस 3 म्यू होता है। एम थीटा जो होता है सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट होता है, आर जो होता है रेडियस ऑफ स्लैब होता है, म्यू जो होता है पॉइजन रेशियो होता है, आर जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्लैब होता है, डब्ल्यू जो होता है लोड ऑन सर्कुलर स्लैब होता है। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर द मैक्सिमम मूवमेंट एट सेंटर। तो आर बराबर 0 होता है, म्यू बराबर भी 0 होता है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। जो एम थीटा बराबर क्या होता है? W/16 इंटू आर स्क्वायर 3 प्लस 0 माइनस 0 होता है। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में एम थीटा जो आएगा W/16 इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। सो मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट क्या होता है? ये होता है एम थीटा इज इक्वल्स टू 3W R स्क्वायर /16 होता है। तो याद रखना क्या, एम थीटा बराबर 3W R स्क्वायर /16। यहाँ से उठती